तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और राज विधायक की कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में कथित संलिप्तता को लेकर के पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। हालांकि कुछ घटनाक्रमों के विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रेरित किया है कि बीआरएस ने उन्हें बचाने के लिए भाजपा के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है। वहीं 23 जून को पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में बीआरएस के शामिल नहीं होने और उसी दिन मुख्यमंत्री की बेटे केटी रामाराव की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और परिवर्तन निदेशालय ने बावजूद कविता से पूछताछ कर रही है अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के विपरीत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं केसीआर ने पिछले कुछ हफ्तों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नर्म रुख अपनाया हुआ है और अप्रैल में ईडी द्वारा दायर तीसरे चार्जशीट में कविता का नाम नहीं है। बीआरएस के आलोचक द्वारा उनके समर्थन में दिए जा रहे अन्य तर्क है। भाजपा और बीआरएस के बीच गुप्त समझौते का भी आरोप लगाए। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी मनिका राव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य में बीआरएस सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक काला सौदा किया है। उन्होंने पूछा, अगर उनके बीच ऐसा कोई समझौता होता है तो कविता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ठाकरे ने बताया कि महीनों तक भगवा पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के बाद बीआरएस भाजपा के साथ मिल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ केटीआर की बैठक का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीआरएस ने इसे तेलंगाना के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की तरह दिखाया है, लेकिन ये मूल रूप से कविता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ करने के लिए थी। राज्य कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने आश्चर्य जताया है कि केटीआर ने केंद्रीय मंत्री से क्यों मुलाकात की, जबकि देश भर में कई विपक्षी दल भाजपा को हराने के उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन के लिए पटना में मिले थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है, यह स्पष्ट है कि केटीआर की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य उनकी बहन की गिरफ्तारी को रोकना था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस एमएलसी परिवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में 2 बार पूछताछ की थी, उसे माफ कर दिया गया है। वहीं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता वाईएस शर्मिला ने भी केसीआर पे अपनी बेटी को बचाने के लिए भाजपा के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है केसीआर जो भाजपा पे निशाना साधते रहे, उन्होंने अचानक दूसरी पार्टी पे हमला करना शुरू कर दिया। क्या ये नहीं दिखता है कि बीआरएस भाजपा की बी टीम बन गई है। वहीं बीआरएस ने आरोप लगाया है कि खंडन किया है कि इसके नेताओं का कहना है कि कविता ने मामले में साहसपूर्वक जांच का सामना किया है, लेकिन एजेंसियों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। वे बताते हैं कि कविता शुरू से ही दावा करती रही कि वो इसमें शामिल नहीं थी और भाजपा किसी और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वे अन्य राज्यों में बीआरएस का विस्तार कर रहे थे। कविता का नाम पहली बार इस मामले में पिछले साल के अंत में सामने आया था। सीबीआई ने उनके हैदराबाद में पूछताछ की थी। ईडी ने कविता से मार्च में 3 बार पूछताछ की। एजेंसी के अनुसार कविता शराब व्यापारियों के संघ साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सहयोगी थी, जिससे कथित तौर पर दिल्ली उत्पादक शुल्क नीति 2021 से लेकर 2022 में बदलाव से लाभ हुआ था। कविता अब तक तीसरी और आखिरी बार 21 मार्च को पेश हुई थी। ईडी के कहे अनुसार संबंधित अवधि के दौरान उसने इस्तेमाल किए गए सभी फ़ोन जमा कर दिए थे। ईडी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार आरोपी हैदराबाद से व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने कथित तौर पर कविता और अन्य से जुड़े साउथ ग्रुप को प्रतिनिधित्व किया था, जिसने बड़ा लाभ हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और वहीं 2020 से लेकर के 2021 के लिए अब तक समाप्त हो चुकी है। वहीं दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बाजार की हिस्सेदारी है। मार्च में ईडी ने कहा है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई ने कविता के बेनामी के रूप में काम किया था। पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की एक अदालत में दायर रिमांड रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि पिल्लई भारी रिश्वत के भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कटेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वहीं एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो साउथ ग्रुप में शरथ रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे राघव मंगुटा के कविता और अन्य शामिल है। साउथ ग्रुप के प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बीचू बाबू ने किया था। कविता ने दावा किया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और आरोप लगाया था कि केंद्र ईडी का इस्तेमाल कर रहा है और
क्योंकि भाजपा तेलंगाना में पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकती है। पूर्व सांसद ने आरोप को फर्जी और झूठा बताया था। उन्होंने कहा है उनके खिलाफ आरोप भाजपा का राजनीति प्रतिशोध है और दावा किया है कि समय उनकी ईमानदारी साबित करेगा। ईडी ने अप्रैल में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। हालांकि इस आरोप पत्र में कविता का नाम नहीं है। आज के खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।